ईरान है कि मानता नहीं। यूएसए बहुत ही फेरा में पड़ गया है ईरान से उलझ करके। ईरान, यूएसए, इजराइल, वो जो संघर्ष है, और उधर इजराइल है कि मानता नहीं। इन दोनों के फेरा में ट्रंप उलझ कर रह गए हैं। न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। बहुत भारी पाला पड़ा है ट्रंप को। इजराइल 3 भौगोलिक क्षेत्रों में घुसा है, यानी कि गाजा पट्टी में, लेबनान में और सीरिया में। तीनों देश के सीमा के अंदर 10-10 किलोमीटर घुस गया है अंदर में। उसके सैनिक जो हैं 10 किलोमीटर अंदर में जाकर बॉर्डर का निर्धारण कर दिए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि हम वापस नहीं आएंगे। ग्रेट इजराइल की कल्पना, वो लोग के संपूर्ण इजरायलियों का ग्रेट इजराइल का एक परिकल्पना है, यानी कि जब जब कोई इजराइल से युद्ध लड़ता है तो इजराइल का भौगोलिक क्षेत्रफल में विस्तार होता है। इस बार 3 क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। अब चलिए हम आते हैं, यूक्रेन और रशिया वार में एक नया मोड़ आया है, यानी कि क्रिच ब्रिज को टूटने के बाद क्रीमिया में बहुत बड़ा संकट हो गया है। यानी कि एनर्जी सेक्टर पर अत्याधुनिक ड्रोन से यूक्रेन ने जो हमला किया है, तो रूस में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत हो गई है। यानी कि रिफाइनरी पर, नेचुरल गैस का जो बॉटलिंग प्लांट है वहाँ पर यूक्रेन ने अत्याधुनिक ड्रोन से लगातार हमला करके रूस को शिकस्त देने का काम कर रहा है। यानी कि अभी युद्ध जो है बराबर की रेशियो में चल रहा है। हालांकि रसिया ने यूक्रेन के 20% ज़मीन पर अभी भी कब्जा बनाया हुआ है, लेकिन यूक्रेन रूस के अंदर में बम्बार्डिंग करके रूस को डिस्टर्ब कर दिया है, उसके सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है। यानी कि रूस में खाद्य पदार्थ की, पेट्रोलियम पदार्थ की आम जनता में अब दिक्कतें हो रही है। यह बात स्वयं पुतिन ने भी स्वीकारा है। अब रही बात कि अगला प्लान है यूक्रेन का कि जो 20% ज़मीन रशियन आर्मी कब्जा करके रखे हैं उसको हम कैसे छुड़ाएं। ये इस कवायद में यूक्रेनी आर्मी जुट गए हैं। यानी कि अब सोचिए कि 4.5 साल से अधिक समय हो गया, यूक्रेन धीरे धीरे भारी पड़ते जा रहा है। यानी कि नेटो देश का आंतरिक सहयोग यूक्रेन को मिल रहा है। बीच में थोड़ा सहयोग में कमी आ गई थी, लेकिन अब और सहयोग भरपूर मात्रा में धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। यूक्रेन ने बेलारूस को भी हिदायत दी है कि संभल कर रहिए, नहीं तो बेलारूस पर भी हमला यूक्रेन करेगा। यानी कि यूक्रेन के चीफ जेलेनेस्की जो हैं, उनका विल पावर वर्तमान में वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें सबसे ज़्यादा विल पावर वाले अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेनेस्की हैं। यह दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। जेलेनेस्की इतना मजबूत इच्छा शक्ति के हैं। और यही नहीं, यूक्रेन के सैनिक, वहाँ के आम जनता अपने अस्तित्व के लिए सरकार के साथ हैं, जेलेनेस्की के साथ है। जिस प्रकार इजराइल की जनता अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है, वो अपने सरकार के साथ हैं। लेकिन वर्तमान समय में इजराइल और यूक्रेन में कंपेयर किया जाए मनोवैज्ञानिक ढंग से, तो यूक्रेनी जनता ज़्यादा समर्पित है अपने राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, इजराइल से भी ज़्यादा। यानी कि दुनिया जो है युद्ध की संकट से गुजर रही है। इस युद्ध के संकट में दुनिया में ऐसा कोई वर्तमान में नेता नहीं है जो कि इसका शांतिपूर्ण हल निकालने का बात कर सके।
यूएनओ सब लोग जानते हैं कि वाइट एलिफेंट है, वो एक ग्लोबल एनजीओ की तरह है, खाना और बिस्कुट पहुंचाने का काम करता है युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, और यूएनओ का कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। तो यानी कि गल्फ कंट्री डिस्टर्ब है, मिडिल यूरोप डिस्टर्ब है। इसका दूरगामी परिणाम दुनिया पर पड़ रहा है। जो देश शांतिपूर्वक अभी रह रहे हैं वे देश भी इन युद्धों का नकारात्मक प्रभाव झेल रहे हैं। अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा तो दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही होगी, और यह आर्थिक संकट से निकलने में दुनिया को 2 दशक लग सकता है। हालांकि भारत का सिचुएशन अभी ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत भी खोखला हो रहा है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगला 6 महीना, अगर अगले 6 महीना 8 महीना सही तरीके से अगर गुजर जाए तो सही है, नहीं तो भारत पर भी एक भयंकर आर्थिक संकट आ सकता है। हालांकि भारत सरकार आर्थिक संकट न आए, अपने वित्त विभाग से बड़े बड़े अधिकारियों के साथ दिन रात डिस्कशन, विश्लेषण, मीटिंग चल रहा है कि कौन से तरीका हम लोग अपनाएं ताकि वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पे न पड़े। इसका कवायद पहले से ही सरकार शुरू कर दी है, ये जो काबिले तारीफ़ है। अगर ये लोग संकट रोकने में सफल नहीं होते हैं तो नेचर ही मालिक है, आगे क्या होता है देखते जाइए।